दोस्तों नमस्कार। 3775 इतने अधिकारी इस देश के भीतर आर्थिक अपराध ना हो या अगर हो रहा है तो उसे पकड़ लिया जाए, इसके लिए काम करते हैं। तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा इकोनॉमिक ऑफेंस को रोकने के लिए डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं और उसी में ये 3775 अधिकारी, जिसमें क्लर्क भी है, ऑफिसर भी है, डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर जनरल भी है, सभी काम करते हैं। बावजूद इसके इस देश के भीतर में बरसों बरस से कोई घोटाला हो रहा है। दुनिया भर के भीतर पैसा भारत का घूमकर कैसे भारत के राजस्व को चोट पहुंचाता है, किस तरीके से टैक्स की चोरी करता है, किस तरीके से अपने नेटवर्थ को बढ़ाता है, किस तरीके से उसका वैल्यूएशन शेयर बाजार में कई हजार करोड़ ज्यादा करते हुए चला जाता है और जब उसके सबूत आते हैं तो सरकार उस पर रेड कारपेट डाल देती है और क्लीन चिट दे देती है। यह एक ऐसा तरीका है जिसको लेकर उंगली स्कैम करने वाले की पकड़ी जाए या फिर जो उस स्कैम पर रेड कारपेट डाल देता है उसका जिक्र किया जाए। दरअसल आज गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स की उस रिपोर्ट ने भारत ही नहीं समूची दुनिया की निगाहें उस दिशा में लाकर खड़ी कर दी है कि आखिर भारत के भीतर में 2014 में जब सत्ता परिवर्तन इस देश के भीतर हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो 3 बरस के भीतर इस देश की सबसे प्रमुख एजेंसी जो इकोनॉमिक ऑफेंस को रोकने का काम करती है और जिसका काम ही यह है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट को सचेत करे, तो उसके तमाम दस्तावेजों को ठंडे बस्ते में डालकर जो स्कैम कर रहे थे, जिन पर आरोप था, उनको क्लीन चिट कैसे दे दी गई। और जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वो बहुत साफ तौर पर बताती है कि यह अडानी कांड का वह कच्चा चिट्ठा है जिसके भीतर एक एक पन्नों के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक दोनों का गठजोड़ जब खुलकर सामने आता है तो आप किस नब्ज को कैसे पकड़ेंगे और इस देश के भीतर बैठे हुए उन अधिकारियों को लेकर भी आप क्या कहेंगे जो रिपोर्ट तो फाइल करते हैं लेकिन सरकार अगर उसे दबा देती है तो आप क्या कहेंगे। हमें लगता है कि आज शुरुआत तो उस कागज के पन्ने से करनी चाहिए जिस कागज के पन्ने को 31 जनवरी 2014 को डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सेबी को भेजा था और यह कहकर भेजा था कि बकायदा हमारे पास सबूत है। 2000 करोड़ से ज्यादा मुंबई यूनिट ने समझा, परखा और जांचा है कि इस तरीके से पैसा रोटेट करके किस तरीके से कंपनी चलाई जा रही है और इसके अलावे 6000 करोड़ से ज्यादा का खेल भी हुआ है, उसके भी दस्तावेज हमारे सामने हैं। तो आज हम शुरुआत इसी पन्ने से करते हैं, इसी दस्तावेज से करते हैं, क्योंकि पहले देश के भीतर के काम करते हुए तौर तरीके को समझ लीजिए, तब अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी क्या कहती है और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट क्या कहती है उस पर भी निगाहें डाल लेंगे। लेकिन पहले जो पन्ना डीआरआई की तरफ से सेबी को भेजा गया और उस पन्ने को कैसे अगले 3 बरस में दबा दिया गया, तो उस पन्ने के भीतर क्या लिखा हुआ है पहले आप इसे सुन लीजिए। 31 जनवरी 2014 को यह पत्र लिखा गया। इस पत्र को लिखने वाले डीआरआई के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नजीब शाह हैं। इन्होंने पत्र यूके सिन्हा को लिखा जो सेबी के उस वक्त के चेयरमैन थे और इस पत्र में एक एक लाइन में जिन बातों का जिक्र है वो सेबी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देता है। यानी इस पत्र के भीतर जिक्र किया गया कि बकायदा मॉरिशस और दुबई रूट से किस तरीके से मनी साइफन किया जा रहा था। 6278 करोड़ का पूरा खेल ओवर वैल्यूएशन के जरिए जो खास तौर पर पावर सेक्टर में था, उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लांट और मशीनरी को लेकर था, उसका जिक्र किया गया। सीडी का जिक्र किया गया कि सबूत के तौर पर सीडी दे रहे हैं जिसमें अलग अलग वह तमाम दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि 2323 करोड़ रुपए का किस तरीके से गड़बड़ी की गई। और बड़ी बात तो यह है कि इसमें उस अधिकारी का नाम का भी जिक्र है जो जांच कर रहे हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीके देश, जो मुंबई जोनल यूनिट के उस दौर में अधिकारी थे। और बाकायदा एड्रेस दिया गया, टेलीफोन नंबर दिया गया और सेबी से कहा गया आप जो भी उन्हें निर्देश देंगे वो करेंगे काम।
लेकिन आपको उन तमाम चीजों की जानकारी होनी चाहिए कि किस तरीके से शेयर बाजार के भीतर ओवर वैल्यूएशन हो रहा है। लेकिन हुआ क्या? जी ठीक सुना आपने। एक जगह जिक्र 6,278 करोड़ का है और दूसरी तरफ बकायदा सीडी के जरिए जो सबूत दिए गए वह 2,323 करोड़ के हैं। क्या इतनी रकम गलत तरीके से इस देश के भीतर में चल रही है और एक कंपनी उस पर बैठी हुई है, तो क्या उस कंपनी को क्लीन चिट दी जा सकती है? 3 साल के भीतर यानी 2014 में मोदी सत्ता आती है और 2017 में क्लीन चिट अडानी को दे दी जाती है। तो अडानी कांड को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो रिपोर्ट इस वक्त सुर्खियां बनी हुई हैं, जरा उसके अब एक एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि भारत के भीतर में हमने शुरू में ही जिक्र कर दिया, इस देश में ईडी, सीबीआई और आईटी तो है जो मौजूदा वक्त में हर जुबां पर है, लेकिन सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी है, नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो भी है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट भी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस भी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम भी है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के साथ साथ लीगल अफेयर और इंटेलिजेंस एजेंसी भी काम करती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी है। ऐसी और भी कई अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन इस दौर में किसी की निगाह अडानी कांड की तरफ क्यों नहीं गई? और सुप्रीम कोर्ट में जिस बात का जिक्र किया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी उस दिशा में ध्यान क्या नहीं दिया जो एक रिपोर्टर ने ध्यान दे दिया। लंदन के हैं डॉन मैक्रॉन और दिल्ली के हैं जॉन रेड, दोनों की मिली जुली रिपोर्ट बहुत साफ बताती है कि किस तरीके से गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी और उनके साथ जो काम कर रहे थे उसमें यूनाइटेड अरब अमीरात के नासेर अली शाबान अदली और चांग चुंग लिंग जो ताइवान के हैं, इसके जरिए कैसे चीजों को अंजाम दिया जा रहा था। और दुनिया भर में जिस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म निकल कर आई है, उसको किसी दूसरे ने नहीं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग संस्थाओं को लेकर जिसने काम किया है, वो ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के तहत काम करते हैं। और इसमें यह भी समझिए, जिनका नाम दिया गया उनके डाटा भी रखे गए हैं कि अडानी इंटरप्राइजेज में उनके जो हिस्से में आती थी, उनके जो स्टेक थे, जो नासेर अली और चांग चुंग लिंग के थे, वह इंटरप्राइजेज में 25.1 थे, अडानी पावर में 31.9 थे, 25.1% अडानी ट्रांसमिशन में थे। लेकिन बात इससे भी साफ नहीं होगी। सवाल तो यह है कि 2012 से 2018 के बीच अडानी ग्रुप ने जो खुद को एस्टेब्लिश किया और भारतीय बाजार में उसकी पहचान चैंपियन के तौर पर हो गई, उसके हिस्से में इस देश के भीतर क्या आता है उसका हर कच्चा चिट्ठा इस रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन उस रिपोर्ट के समानांतर अपने जहन में इस देश के भीतर में कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पावर यानी सत्ता दोनों के गठजोड़ को नए तरीके से समझने की कोशिश भी करते चलिएगा, क्योंकि यह क्रोनी कैपिटलिज्म से आगे की चीज है। यहां सिस्टम ही कॉरपोरेट के लिए काम कर रहा है, या सिस्टम कॉरपोरेट का हो गया, या पॉलिटिकल पावर खुद में कॉरपोरेट में तब्दील हो गया, या अपने उसने पूरी पूंजी कॉरपोरेट के जरिए इस देश में बनानी शुरू कर दी। ये सारे सवाल आपके जहन में बार बार आएंगे। इसीलिए बिगेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर कंपनी किसके पास? अडानीज के पास। बिगेस्ट पावर पोर्ट ऑपरेटर कौन? अडानीज। बिगेस्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर कौन? अडानीज, जिनको 6 एयरपोर्ट दिए गए। बिगेस्ट प्राइवेट कोल इंपोर्टर कौन? अडानी। और उसके बाद ध्यान दीजिए, जब उन पर पहली चोट हुई थी, जिस समय हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उस समय उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया था उसमें स्वतंत्रता का जिक्र था, अखंडता का जिक्र था, संस्थानों का जिक्र था, विकास का जिक्र था, भारत विकसित हो रहा है उसका जिक्र था। यानी अपने आप को लेकर हिंदुस्तान बताने की कोशिश उस वक्त अडानीज ने की थी। जो कहा गया था एक क्षण के लिए उसको याद कर लीजिए, जिससे चीजें और साफ हो जाएंगी। ए कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया, द इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस एंड द ग्रोथ स्टोरी एंड एम्बिशन ऑफ इंडिया। यानी भारत जो तरक्की कर रहा है, भारत जिस लिहाज से विकास कर रहा है, इसकी जो स्वतंत्रता है, इसकी जो अखंडता है, यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रहे हैं, उस पर यह हमला है।
हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के वक्त यह कहा गया था। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है, जो गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने छापी है और दुनिया भर में इसको लेकर चर्चा, उसमें दरअसल पहला मंत्र तो यही है कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जब कोई पत्र सेबी को देता है, यानी सेबी के पास सारी जानकारी, वही सेबी जिसको हिडेनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद कहा गया आप जांच कीजिए, और जिन बिंदुओं पर जांच करना है उसमें भी कुछ गड़बड़ी पाई गई है, लेकिन अभी वो सुप्रीम कोर्ट में मामला खुला नहीं है। 29 तारीख को खुलना था, अभी वो कॉपी बंद है। तो क्या इस नई रिपोर्ट के बाद अब नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी? यह एक सवाल है। लेकिन दोबारा लौटिए कि जो डीआरआई ने सेबी को रिपोर्ट भेजी, उसमें क्या साफ तौर पर था कि शेयर बाजार में अडानी ग्रुप का खेल जो चल रहा है उसको बकायदा हम इनवॉइसेस के साथ, उसकी सीडी के साथ और जो भी चीजें हो सकती हैं सभी कुछ दे रहे हैं, क्योंकि उसमें यह लिखा गया, ऐसे संकेत हैं और ऐसे संकेत निकाले गए कि पैसों का एक हिस्सा अडानी समूह में निवेश और विनिवेश के रूप में भारत के शेयर बाजारों तक पहुंच गया। यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ चल रही है। और यह जानकारी होने के बाद मई 2014 में जब इस देश में सत्ता परिवर्तन होता है, तो उसके बाद जानकारी यह आती है कि किस तरीके से यह पूरी की पूरी बात को दबा दिया गया। क्योंकि अगर 31 जनवरी 2014 को जब डीआरआई सेबी को रिपोर्ट देती है, तब उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो हेलीकॉप्टर और जेट में जो घूम रहे थे, देश भर की यात्रा कर रहे थे, वो अडानीज के थे, वो खुले तौर पर लिखा था। लेकिन 3 बरस के बाद यानी 2017 में क्या हुआ? क्योंकि इस रिपोर्ट के भीतर एक लाइन दर्ज की गई है कि 3 साल बाद निदेशालय के निर्यायक पदाधिकारी ने अडानी को बरी कर दिया और मामला बंद कर दिया। दस्तावेज के बारे में एक व्यापक प्रश्न भी उठाया गया कि क्या परिसंपत्तियों के लाभकारी मालिकों की पहचान कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है या नहीं है। कौन कर रहा है गड़बड़ी, दुनिया भर में किस तरीके से चीजें चल रही है, उस दिशा में कैसे उंगली रखेंगे। और बकायदा इस रिपोर्ट में कहा गया कि दरअसल इसी फर्म ने पहले मॉरिशस फंड की संरचना के लिए फंड को आकर्षित किया, जिसका उपयोग 2015 में धोखाधड़ी वाली जर्मन कंपनी वायर कार्ड से जुड़े एक अत्यधिक विवादास्पद भारतीय लेन देन में प्रतिभागियों के नाम छुपाने के लिए कई वर्षों तक किया गया। मैसेज दो बहुत साफ है। हालांकि अडानी ग्रुप ने सीधे तौर पर इनकार किया कि उसे डीआरआई के डॉक्यूमेंट की जानकारी नहीं है, उसको जो जर्मन कंपनी वायर कार्ड से उसका कोई ट्रांजैक्शन रिलेशन नहीं है, उसकी जानकारी में कुछ भी नहीं है। लेकिन पहली बार डॉक्यूमेंट और जो सबूत सीडी के जरिए पेश किए गए, उसमें बताया गया भारत से दुबई, दुबई से मॉरिशस, मॉरिशस से बारमूडा, बारमूडा से मॉरिशस और मॉरिशस से इंडिया। यह है पैसा रोटेशन का पूरा तरीका। तो क्या इसको सेबी को जांच नहीं करनी चाहिए थी? पूरा रूट बताया गया है, इंडिया से दुबई, दुबई से मॉरिशस, मॉरिशस से बारमूडा, बारमूडा से मॉरिशस, मॉरिशस से इंडिया। यानी एक ऐसा रोटेशन जिसकी जांच की प्रक्रिया में जाहिर है बरसों बरस लग जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जब सेबी को कहा तो सेबी ने भी 2 साल का वक्त मांगा, लेकिन एक झटके में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं 3 महीने में पूरा कीजिए। वह 3 महीने में पूरा नहीं कर सका, फिर उसने वक्त मांगा और अब 25 अगस्त को जो फाइनल रिपोर्ट दी है उसमें भी सारी बातों का जिक्र नहीं है। तो जो 6 महीने के भीतर इस देश के भीतर हो रहा है, क्या वो सिर्फ आंख मिचौली का खेल है? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड जिस कंपनी के ऊपर हिडेनबर्ग ने लगाए, उसी को नए तरीके से रखने की कोशिश इस वक्त गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में की गई, या सीधे तौर पर कहें कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के तहत वह चीजें निकल कर आई। तो इसको किस रूप में देखा जाए? दूसरी बात, जो कर्जा हैसियत से ज्यादा न सिर्फ देश के भीतर बल्कि देश के बाहर भी अगर मिल रहा है, जो तकरीबन 2.5 लाख करोड़ तक एक वक्त पहुंच गया, क्या उसके भीतर मौजूदा राजनीतिक सत्ता की पहुंच पकड़ हर जगह पर है? और राजनीतिक सत्ता के करीबी का लाभ अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसलिए मिल जाता है क्योंकि भारत एक सबसे बड़े बाजार के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा हुआ है। और भारत के बाजार में घुसने के लिए अडानी से इजाजत की जरूरत नहीं है, लेकिन भारत सरकार के सिस्टम्स की इजाजत तो चाहिए। और सिस्टम के ऊपर इस देश की राजनीतिक सत्ता
अगर करीब है, और अगर कांग्रेस और राहुल गांधी का जिक्र करें तो सीधे तौर पर वह अगर देश के प्रधानमंत्री को अडानी के यार के तौर पर देख रहे हैं और पार्लियामेंट के भीतर लगते हुए नारों को परखें, तो अगर राजनीति ये समझने लगी है तो क्या ये माना जाए कि दुनिया के बाजार में वो पूरे तौर तरीके जो भारत में आना चाहते हैं वह जाहिर तौर पर मौजूदा राजनीतिक सत्ता जो कहेगी उसी के इशारे पर काम करना उनकी मजबूरी है। और सत्ता का इशारा अगर अडानीज को लेकर होगा तो क्या अडानी के अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर रेड कारपेट बिछती चली गई? यह इस रिपोर्ट के भीतर की चीजें निकल कर आती हैं, क्योंकि लगातार जो सेबी ने इस दौर में जांच की और उसने बकायदा सुप्रीम कोर्ट में जानकारी जो दी है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई है, 12,000 पन्नों के दस्तावेजों की जांच की सेबी ये कहती है। उसके बाद कहती है कि अडानी ग्रुप से जुड़े हुए 13 स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की भी जांच की है और यह भी कहा कि जो 7 कंपनियां अडानी की हैं जिसके जरिए 347 मिलियन ट्रेड हुआ है उसकी भी हमने जांच की है। और यह भी कहा गया कि दरअसल हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसके पहले की ट्रेड और बाद के ट्रेड में क्या कोई असामान्य परिस्थिति नजर आती है। तो इसमें यह बात निकलकर सामने आई कि जो फॉरेन जुरिडिक्शन है उसकी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं आई है, तो हम पूरी रिपोर्ट आपको नहीं बता सकते हैं। यानी जो रिपोर्ट की जानकारी दी गई उसमें सेबी इस वक्त यह तो कह रही है कि हमने इतना कुछ किया, लेकिन जहां पिन पॉइंट है वहां पर उसने उंगली रख दी कि अभी हम रिपोर्ट नहीं बता सकते हैं। और इसीलिए आज जो रिपोर्ट निकल कर आई सामने, समूची दुनिया के सामने, कि इस देश के भीतर में बकायदा सरकारी एजेंसी अगर किसी कंपनी को जांच को लेकर उंगली उठा रही और इसकी जानकारी उस सेबी को है जिस सेबी को सुप्रीम कोर्ट जांच के लिए कह रही है, तो क्या सेबी जांच करेगी? क्योंकि जो पहला पत्र सेबी के पास आया उसको आए हुए भी 9 बरस से ज्यादा का वक्त हो गया और सेबी ने इस दौर में कुछ भी जानकारी नहीं दी। तो क्या वाकायदा सेबी को दिल्ली से रिमोट से चलाया जाता है? सेबी में कौन डायरेक्टर होगा ये यहां से सेट होता है? होता होगा। लेकिन जब आप इकोनॉमिक ऑफेंस का जिक्र करते हैं, आर्थिक अपराध का जिक्र करते हैं, करप्शन का जिक्र करते हैं, इस देश के राजस्व को चूना नहीं लगना चाहिए इसका जिक्र करते हैं, ईमानदारी का जिक्र करते हैं, तो यह कैसे संभव है कि एक वक्त इस देश के भीतर के डायरेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस बकायदा जानकारी दें कि 8,000 करोड़ का खेल हो रहा है, आप जांच कीजिए, और सत्ता में आने के बाद 2014 के बाद 3 बरस के भीतर सारे दस्तावेज, सारे फाइल इस दौर में दबा दिए जाए, खत्म कर दिए जाए और क्लीन चिट दे दी जाए? तो हमें लगता है नेटवर्थ की रफ्तार को भी पकड़ना चाहिए, क्योंकि 10 बरस पहले $8 बिलियन और उसके बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले वह $200 बिलियन पार कर जाए, फिर एक झटके में $100 बिलियन का नुकसान हो जाए। ये क्या मैसेज है? इस देश के भीतर पैसा बहुत है, नेटवर्थ बहुत है कंपनियों का, या वैल्यूशन गलत है और उस वैल्यूशन के आसरे दुनिया भर को आर्थिक तौर पर अपने चंगुल में फंसाने की परिस्थिति है? क्या मैसेज ये निकल कर आता है? हो सकता है शेयर बाजार में आज तकरीबन जो 3% के लगभग शेयर कमोवेश अडानीज के हर ग्रुप के नीचे चले गए, लेकिन सवाल इस वक्त इस देश की इकोनॉमिक ऑफेंस से ज्यादा पॉलिटिकल तौर तरीके का निकल कर आ गया, क्योंकि यह रिपोर्ट राजनीतिक तौर पर राजनीतिक हस्तक्षेप कैसे होता है इसको बताती और इसी को उभारती है। और शायद इसीलिए अगर आप ध्यान दीजिए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी उसने बहुत साफ कहा था कि 13 विदेशी फंडों के प्रमोटर्स के साथ अडानीज के संबंध हो सकते हैं जो निवेश कर रहे थे, इसकी जांच होनी चाहिए। उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि जो वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए खुद के शेयर को खरीदना और बेचना, जो वास्ट ट्रेड कहते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हालांकि सेबी कह रही है हमें नहीं मिला, यहां पर वो कह रही है नहीं मिला, लेकिन जहां पर इंटरनेशनल एस्पेक्ट है वहां वो कह रही है हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन सेबी यह भी कही है कि कुछ संस्थानों ने जरूर शॉर्ट पोजीशन ली, यानी हिंडनबर्ग के पब्लिश होने से पहले जब शेयर के भाव गिरे तो खरीदकर मुनाफा भी कमाया। लेकिन अगला सवाल है कि जो ऑफशोर फंड्स हैं और जो होल्डिंग्स हैं उसमें जो नियमों का उल्लंघन किया गया, सेबी इस बारे में खामोशी बरते हुए है और यह खामोशी 2014 से बरती गई है।
तो क्या एक लंबी प्रक्रिया के भीतर, इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता अगर किसी कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने की दिशा में लगातार काम करने लगे तो क्या कोई कुछ नहीं कर सकता है? या आने वाले वक्त में ऐसे भी राजनीतिक संकेत होते हैं कि जब दस्तावेज खुलें और इस बात को खुले तौर पर चीजों को बताया जाए कि किस तरीके से राजनीतिक सत्ता काम कर रही है, तो कर रही है तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पूरा सिस्टम पॉलिटिकल पार्टी के पास होता है जिसकी सत्ता होती है, तो इसके लिए तो सत्ता को पलटना होगा। याद कीजिए जब बफोर्स कांड हो गया था, या हर उस घपले घोटाले का जिक्र जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए थे, उसके बाद जब वो सत्ता में आती है तो उन डॉक्यूमेंट्स को उभारती है, निकालती है, कानूनी कार्रवाई होती है, कुछ के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, कुछ की जांच शुरू होती है। लेकिन इस मामले में तो ऐसा अभी कुछ भी नहीं है और यहां तो खेल बिल्कुल उल्टा हो गया। तो क्या इस देश के भीतर में काम करने वाले जो इकोनॉमिक ऑफेंस को रोकने वाले 3,775 अधिकारी कर्मचारी हैं, वो क्या सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे से अपनी जिंदगी शानदार तरीके से जी रहे हैं और उनको सरकार की तरफ से आश्वासन और भरोसा है कि आपको कोई छू नहीं पाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, हम जो कहेंगे उसी अनुकूल काम करना है, बस इससे हटकर कुछ ना कहिए? क्योंकि इसमें भी तो एक नाम खुलकर सामने आया ही, जो पार्लियामेंट के भीतर बाहर और सुप्रीम कोर्ट तक में शोर मचा, ईडी के संजय कुमार मिश्रा को लेकर नाम आया। तो सवाल 3 पहली बार उठकर सामने आ रहे हैं। क्या भारत के भीतर में अब इकोनॉमिक ऑफेंस अगर किसी बड़े कॉरपोरेट के जरिए होता है तो वह अपराध इसलिए नहीं है कि उसकी जांच में क्लीन चिट मिल गई तो वो अपराध नहीं है। दूसरी बात, वो अपराध इसलिए नहीं और क्लीन चिट इसलिए मिल गई क्योंकि उसकी यारी या नजदीकी राजनीतिक सत्ता के साथ है, क्या इस वजह से है? लेकिन इसका तीसरा पेच सबसे खतरनाक है। क्या ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक ऑफेंस अगर किसी राजनीतिक सत्ता के लिए हथियार के तौर पर काम करने लगे और वह उसको अपनी राजनीतिक सत्ता के मातहत चला रहा हो तो फिर आप क्या करेंगे? आज की रिपोर्ट इसी दिशा में इंगित करती है और सवाल सिर्फ अडानी का नहीं है, मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता को लेकर भी सवाल है और सवाल सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी है कि वह जिस जांच की दिशा में सेबी को ले जाना चाहती है, सेबी अगर 9 बरस से उस पर कुंडली मारकर बैठी हुई है तो अभी वो ऐसी कौन सी रिपोर्ट दे देगी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट कुछ कह पाए, या उसकी हर रिपोर्ट को आखिरी रिपोर्ट मानकर सुप्रीम कोर्ट कहेगी कुछ नहीं निकला? क्या एक ऐसी परिस्थिति और ऐसा चक्रव्यूह इस दौर में बकायदा पॉलिटिकल सिस्टम के तहत बना दिया गया? अगर बना दिया गया तो कुछ और रिपोर्ट्स आएंगी और अगर नहीं बनाया गया है तो ये स्थितियां देश के मद्देनजर आने वाले वक्त में एक राजनीतिक भूचाल देश के भीतर पैदा करेगी और शायद तमाम घपले घोटाले को लेकर इस देश की राजनीतिक सत्ताएं हर बार डोली है। क्या मौजूदा वक्त में आप उसकी आहट सुन पा रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।